गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी में जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक है समरूप वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल्स आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी कारण इसे हम लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हम लोगों को सोल्व करने हैं। ठीक, तो कौन सा टॉपिक है? समरूप वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ चीजें जो तुम लोगों को पहले ही बतला चुके हैं, फिर भी एक बार रिमाइंड करा देते हैं। बच्चों, कोई भी वैद्युत क्षेत्र हो, ठीक, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में, इसे वैद्युत तीव्रता कहते हो, अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखोगे तो यह आवेश इस वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल अनुभव करेगा। क्या अनुभव करेगा? वैद्युत बल। तो जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखते हैं तब वह आवेश एक वैद्युत बल अनुभव करता, अर्थात यह आवेश भी एक वैद्युत बल अनुभव करेगा। ठीक, जिस बल का मान होगा F बराबर Q इंटू E। यह पढ़े हुए हैं, पीछे का वीडियो देखना, उसमें पढ़ाए हुए हैं। जिस दिन वैद्युत तीव्रता का परिभाषा पढ़े थे उसी दिन पढ़ाए थे कि F बराबर होता है QE। एक चीज याद रखो, अगर यहां धन आवेश हुआ, कौन सा आवेश? धन आवेश, तब इस बल का जो दिशा है वह वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही होगा। लेकिन अगर यहां तुम ऋण आवेश लोगे तब यह जो बल है यह वैद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं होकर के उसके क्या हो जाता है? विपरीत। क्या हो जाता है? तो ऋण आवेश जो बल अनुभव करेगा उसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर नहीं होकर के विपरीत होगा। अगर यहीं पर धन आवेश है तो वैद्युत बल का दिशा वैद्युत क्षेत्र के क्या होगा? समांतर। याद रखेंगे। ठीक, इसी से रिलेटेड आज का टॉपिक है। इसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को। बच्चों, सबसे पहले हमें बनानी है एक फिगर। फिगर बनाने के लिए बोर्ड पर स्पेस चाहिए, इसीलिए इस हेडिंग को इरेज कर देते हैं और पहले फिगर बनाते हैं। आसान सा फिगर है, फिगर से ही इसमें बहुत कुछ समझ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले बच्चों, यह है एक्स अक्ष और यह है तुम्हारा वाई अक्ष। इसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक, अब हम लोग यहां वैद्युत क्षेत्र लेते हैं। ऐसा करते हैं, जो हम लोग समरूप वैद्युत क्षेत्र लेते हैं वह एक्स अक्ष के लंबवत ले लेते हैं और वाई अक्ष के अनुदिश ले लेते हैं। तो बच्चों, यह हो जाएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र, जो किस अक्ष के लंबवत है बतलाओ तो? एक्स अक्ष के लंबवत, किंतु वाई अक्ष के क्या है? समांतर है। ठीक, अब यह वैद्युत क्षेत्र तुम लोग देख रहे हो कि यह समरूप वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि सभी सरल रेखा एक दूसरे से समान दूरी पर है। यह जो वैद्युत क्षेत्र है यह किसके लंबवत है बतलाओ तो कहोगे सर यह एक्स अक्ष के लंबवत है, किंतु वाई अक्ष के क्या है? समांतर है। ठीक, अब हम लोग एक आवेशित कण लेते हैं। कौन सा कण लेते हैं? आवेशित कण। ठीक, तो यह है
एक आवेशित कण, इसका द्रव्यमान m है और आवेश कितना है q। बच्चों कितना द्रव्यमान है m कण का, इस आवेशित कण का, और आवेश क्या है q। अभी यह जब विराम में है तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य। किसमें है यह, विराम में। अब इसे किसी भी प्रकार से हम लोग वैद्युत क्षेत्र में भेज देते हैं। याद रखना इसका प्रारंभिक वेग क्या है, शून्य। अब हम लोग इसे भेज देते हैं किसी तरीके से, किसी भी जुगाड़ को लगा करके वैद्युत क्षेत्र में। अब जब वैद्युत क्षेत्र में भेजोगे तो देखोगे कि सबसे पहले यह तो सीधे आएगा यहां तक। इसलिए सीधे आएगा क्योंकि जब यह यहां तक है, यहां से यहां तक पहुंचा है, तब इस पर कोई वैद्युत बल कार्य नहीं कर रहा है क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र के बाहर है। अब जैसे ही यह वैद्युत क्षेत्र में पहुंचेगा, यहां ओरिजिन से आगे बढ़ेगा, वैसे ही इस आवेश पर कार्य करेगा वैद्युत बल। क्योंकि पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी आवेश जब वैद्युत क्षेत्र में पहुंचता है तब वह आवेश वैद्युत बल अनुभव करता है। तो अभी यहां से यहां तक तो जब आवेश पहुंचा तो कोई वैद्युत बल अनुभव नहीं किया क्योंकि वह वैद्युत क्षेत्र से बाहर था। लेकिन जैसे ही ओरिजिन मूल बिंदु से आगे बढ़ेगा वह वैद्युत बल अनुभव करेगा। और बतलाओ तो यहाँ आवेश तो हम लोग पॉजिटिव लिए हैं, धन आवेश लिए हैं, तो बतलाओ यह जो वैद्युत बल अनुभव करेगा उस वैद्युत बल का दिशा किसके समांतर होगा, तो कहोगे सर वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा। अगर ऋण आवेश लेते तब ऋण आवेश लेते तब जो इस पर वैद्युत बल लगता उसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाता। तो चूंकि धन आवेश लिए हैं इसी कारण यह जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करता है उस पर जो वैद्युत बल लगता है वह वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। अर्थात इस पर जो बल लगेगा वैद्युत बल उसका दिशा y अक्ष के अनुदिश होगा, ऊपर की ओर होगा। अब तुम ही बदलो, जब यह आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में पहुंचा तो वैद्युत बल लगा इस पर ऊपर की ओर। अब बतलो तो ऊपर की ओर लगेगा जब बल, तो क्या यह आवेश सीधे जाते रह जाएगा या इसका दिशा थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा? बतलाओ तो कहोगे सर विक्षेपित हो जाएगा क्योंकि यह जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में पहुंचा इस पर जो वैद्युत बल लग रहा है ऊपर की ओर वह इस आवेश को इस दिशा में ऊपर की ओर मुड़ने के लिए मजबूर कर देगा। यह अब धीरे धीरे मुड़ने लगा है वैद्युत क्षेत्र के दिशा में। ठीक, अब बच्चों मान लो कि कभी न कभी यह आवेश इस बिंदु पर है, आवेश इस बिंदु पर है, तो बतलाओ इस पर बल कितना लगेगा? बिल्कुल मान लो F, सदिश F। यह वैद्युत बल किधर लगेगा बतलाओ तो कहोगे सर यहां तो आवेश आप धन आवेश लिए हैं ना, इसी कारण बल का दिशा वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, अर्थात ऊपर की ओर हो जाएगा, इधर। यह हो गया वैद्युत बल। और बतलाओ इस बल का मान कितना होगा? कहोगे इसका मान होगा सर Q इंटू सदिश E। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं तुम लोगों को। अब यहां जो एक बिंदु P लेते हैं, इसे बिंदु P मान लेते हैं, इसे कहते हो तुम लोग एग्जिट पॉइंट। अब बतलाओ जा किधर रहा था? एक्स अक्ष में, और मुड़ के कहां पहुंच गया? P पर। तो यहां से यहां इसका पथ में विक्षेपण हुआ, इसे कहते हैं पथ में विक्षेपण। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पथ में विक्षेपण, इस y को। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लो
सदिश ई क्या है? समरूप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका दिशा फिगर में दिखला दिया गया है, बोल भी देते हैं। y अक्ष के अनुदिश, ठीक। और m क्या है बतलो तो? यह है आवेशित कण का द्रव्यमान। और Q क्या है? कण का प्लस Q लिख देते हैं, जिससे तुम लोग कभी भी संशय में नहीं रहो, कंफ्यूजन में नहीं रहो। कण का आवेश, इतना में कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं, आसानी से समझ गए, ठीक। जब इतना समझ गए तो आगे तो कोई और परेशानी हो ही नहीं सकती है। और यह क्या हुआ बतलाओ तो? यह जो रास्ता पथ देख रहे हो, इसे कहते हो कण का पथ, या कण का पथ है। जा रहा था एक्स अक्ष में, मुड़ के पहुंच गया पी पर, तो इतना हो गया विक्षेपण। और यह कण का पथ है। इसी पथ से कण ओ से पी तक पहुंच गया। अब जो बच्चों पूछेंगे तुम लोगों से, उसका भी जवाब तुम ही लोगों को देना है। आवेशित कण द्वारा अनुभव किया गया वैद्युत बल कितना होगा बतलाओ तो? सदिश F बराबर Q इंटू सदिश E, ठीक। और इस बल का भी दिशा किधर होगा बदलाव? y अक्ष के अनुदिश। क्यों y अक्ष के अनुदिश? क्योंकि यहां आवेश जो है धन आवेश लिए हैं, और धन आवेश जो बल अनुभव करता है उसका दिशा वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होता है। इसे मान लो समीकरण 1। अब गति के द्वितीय नियम से, बच्चों गति का द्वितीय नियम कहता है कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, ठीक। यहां बल है, इसी कारण त्वरण भी होगा, क्योंकि जहां बल वहां त्वरण होना ही है। F बराबर द्रव्यमान A और त्वरण द्रव्यमान M और त्वरण A, इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब दोनों का LHS बराबर है, इसीलिए RHS भी क्या होगा? बराबर होगा। इतना लिख चुके हो तुम लोग। तो समीकरण कहां कहां से बदलो? समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 से MA इक्वल्स क्या हो गया? QE, A इक्वल्स Q अपॉन M सदिश E। अर्थात त्वरण का जो दिशा होगा वह भी वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा। अगर आवेश धन हो, अगर आवेश ऋण हो जाएगा तब त्वरण का दिशा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत हो जाएगा। इसी को परिमाण के रूप में लिखोगे तो परिमाण के रूप में
अब बच्चों यहां वैद्युत क्षेत्र क्या लिए हो, समरूप। इसका मतलब है कि यह वैद्युत तीव्रता नियत है। अगर वैद्युत तीव्रता नियत है तो ए सीधा समानुपाती Q अपॉन M का। ए सीधा समानुपाती हो गया Q अपॉन M। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। ठीक, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। यह ए का मान आया है, इसकी भी जरूरत पड़ती है हमें क्वेश्चन सोल्व करने में। यदि आवेश Q नियत हो, जैसा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के केस में होता है। किसके केस में? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि दोनों का आवेश समान होता है। तब ऐसी स्थिति में ए व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है M का। समझा बच्चों? आवेश Q, यहां आवेश अगर नियत हो तो त्वरण व्युत्क्रमानुपाती द्रव्यमान का हो जाता है। अब देखो, प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होता है, द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका त्वरण कम हो जाता है। त्वरण क्या हो जाता है? कम। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होता है, इसी कारण उसका त्वरण हो जाता है अधिक। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? कम ज्यादा। आवेश क्या होता है? बराबर। चूंकि दोनों का आवेश बराबर होता है, नियत होता है, समान होता है, इसी कारण त्वरण व्युत्क्रमानुपाती द्रव्यमान का। प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका त्वरण कम हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण त्वरण अधिक हो जाता है। तो कुछ बच्चे कल लाइव क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, उसका आंसर शायद इससे तुम लोगों को मिल। अब बच्चों हम लोग ज्ञात करेंगे यह विक्षेपन, कण के पथ में विक्षेपन। ठीक, तो लिखेंगे आवेशित कण के पथ में विक्षेपन अर्थात y। ठीक, कौन सा सूत्र उपयोग करेंगे? सूत्र ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सी। अब यहां विक्षेपन y है तो s के बदले y पुट करेंगे। y u 0 होगा, इसलिए 0 होगा क्योंकि प्रारंभ में आवेश विराम में था, इसी कारण प्रारंभिक वेग 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो y इक्वल्स हो गया हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चों करना क्या है? तो a का मान रख देना है, a का मान। और a का मान कितना बतलाए थे तुम लोगों को, याद है ना? हाफ QE अपॉन m इंटू हो गया टी स्क्वायर। तो बच्चों यह विक्षेपन के लिए VVI बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हो गया। इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन बन जाएगा हम लोगों से। देखो, इसमें Q अपॉन M को एक साथ और हाफ ई टी स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं, क्योंकि हाफ तो नियत है, इस भी नियत है और समय भी कांस्टेंट होता है। तो यह सब नियत है, इसी कारण y व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा Q अपॉन y, सीधा समानुपाती हो जाएगा Q अपॉन M का। तो y अर्थात विक्षेपन सीधा समानुपाती Q अपॉन M का। समझ गया बच्चों? इसका मतलब है यहां नहीं लिखा जा सकता है, तो हम यहां ऊपर लिख देते हैं कि विक्षेपन
सीधा समानुपाती होता है आवेश एवं द्रव्यमान के अनुपात का। तो बच्चों, जिस कण के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात अधिक होगा उसका विक्षेपण भी अधिक होगा। जिस कण के लिए आवेश द्रव्यमान का अनुपात कम होगा उसके लिए विक्षेपण भी कम होगा। याद रखेंगे कि विक्षेपण आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का सीधा समानुपाती होता है। आवेश द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात कर लेना, वह ज्यादा होगा तो समझ जाना विक्षेपण भी ज्यादा होगा, और अगर उसका अनुपात कम हुआ तो समझ जाना विक्षेपण भी कम है। अब तुम लोगों के पास अगर बुक होगा, पॉसिबल होगा, तो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है 1.14। कौन सा क्वेश्चन है? 1.14। उसको सोल्व करने का प्रयास करना और उसका आंसर भी देने का प्रयास करना। आगे तो हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जब सोल्व करने लगेंगे तब तो उसका आंसर बतलाएंगे ही। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी होगी तो कमेंट करके लिखना, उसका आंसर अवश्य मिलेगा। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।